देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पत्र में लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मणिपुर में भड़की हिंसा की आग के बीच मणिपुर में सिविल सोसाइटी ग्रुप ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर सशस्त्र उग्रवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मणिपुर में शनिवार शाम को फिर से अशांति देखी गई जब भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास में घुसने की कोशिश की। दरअसल सीरीबाम जिले में 6 लापता शवों की खोज के बाद लोगों की गुस्साई भीड़ CM आवास के पास इकट्ठा हो गई। इस भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैतेई नागरिक अधिकार समूह मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति के प्रवक्ता खुरईजम अथोबा ने कहा कि राज्यों के सभी प्रतिनिधियों और सभी विधायकों को एक साथ बैठकर इस संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे मणिपुर के लोगों की संतुष्टि के अनुसार कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें लोगों के असंतोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने भारत सरकार और मणिपुर सरकार को सभी सशस्त्र समूहों के खिलाफ कुछ निर्णायक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सिविल सोसाइटी ग्रुप ने 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA लागू करने की भी आलोचना की। सिविल सोसाइटी ग्रुप का तर्क है कि सुरक्षा बलों को अधिकार देने वाले इस कानून ने स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास और गुस्से को और बढ़ा दिया है। मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति ने उग्रवादियों के खिलाफ तत्काल सैन्य कार्रवाई और AFSPA को हटाने की मांग की है। प्रवक्ता अथोबा ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो जनता का कड़ा विरोध होगा। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर सरकार ने भी केंद्र से राज्य के 6 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से AFSPA की समीक्षा करने और उसे हटाने का अनुरोध किया है। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न मणिपुर एक है न मणिपुर सेफ है। PM मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने X पर लिखा कि आपकी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है ना ही मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से राज्य अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है क्योंकि वो अपनी घृणित विभाजनकारी राजनीति करते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि 7 नवंबर से अब तक कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की सूची में नए जिले जोड़े जा रहे हैं और आग सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल रही है। आप खूबसूरत सीमावर्ती राज्य मणिपुर में पूरी तरह से असफल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आप भविष्य में मणिपुर जाएं, लेकिन राज्य के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दुखों को दूर करने और समाधान खोजने के लिए कभी उनके राज्य में कदम नहीं रखा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि हर साल PM मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कितनी नौकरी दी? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। 2022 में हर गरीब को घर देने का वादा किया था, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हुआ है। अगर केवल भाजपा के कामों की चर्चा की जाए तो उन्हें राजनीति में जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए वे लोग बांटने की बात कर रहे हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि गुजरात से 2 लोग आकर महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला अडानी और दूसरा प्रधानी। इस बार महाराष्ट्र की जनता उन्हें ऐसा मौका नहीं देने वाली है। पिछले 2 साल में 17 बड़े बड़े कारखाने यहाँ
महाराष्ट्र में निवेश के लिए आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सभी को गुजरात लेकर चले गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी नारा लगाया जाए, महायुति के लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कहा कि मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो आप उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है, अगर उस पर कोई सवाल है तो उनसे ही पूछना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी योगी के इस नारे से कन्नी काटते नजर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत के मामले से संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार झांसी के मंडल आयुक्त और DIG ने CM को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में आग लगने की वजह बताई गई है। सूत्रों के अनुसार इस अग्निकांड की वजह इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ और जानकारी के बाद आई रिपोर्ट में माना गया कि ये कोई आपराधिक साजिश नहीं है। स्विच बोर्ड से उठी आग के कारण NICU में आग लगी। NICU में स्प्रिंकलर नहीं था और स्प्रिंकलर ना होने की बड़ी वजह यह थी कि बहुत छोटे बच्चों के वार्ड में पानी वाली सुविधा को मेडिकली ठीक नहीं माना जाता, इसलिए अलार्म लगा था। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं है। इस घटना को एक्सीडेंट माना गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन ने शनिवार को एक दूसरे से पेरू में वार्षिक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC शिखर सम्मेलन में मुलाकात की। शी जिनपिंग ने मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी आखिरी मुलाकात में नए चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव की बात को भी स्वीकार किया। इसके अलावा व्यापार और ताइवान के मुद्दे पर तनाव कम करने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद विश्लेषकों का अनुमान है कि 2 महीने बाद ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। दरअसल ट्रंप ने ऐसा कहा है कि वे चीनी आयात पर 60% तक का टैक्स बढ़ा देंगे और इससे पहले अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कहा था। मणिपुर और असम की सीमा के पास चीनी नदी में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। अब मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा कि हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून खराबे ने गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। 1 साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की यह आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और कोई समाधान निकालेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर आने और क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश में हैं और हमारा एक राज्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति हर भारतीय के लिए दर्दनाक है। प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा भी नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी इस देश के असली मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन ने शनिवार को केंद्र से हिंसा प्रभावित मणिपुर में मिजो छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। मिजो जिरलाई पावल यानी MZP ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में मिजो छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने केंद्र से मणिपुर में तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों में मिजोरम के कोटे यानी सीटों को अस्थायी रूप से पड़ोसी राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की, जब तक कि वहां सामान्य स्थिति नहीं आ जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। बता दें कि यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने देर रात X पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबूजा पहुंचे। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवो वाइक ने
उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के देश में स्वागत की तस्वीरें भी साझा की हैं। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत देने के बाद आयोग ने दोनों पार्टियों से जवाब तलब किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार शनिवार को चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों से कहा कि वो अपने अपने नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सफाई दें। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों से सोमवार 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक औपचारिक जवाब मांगा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दोनों को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने प्रचारकों और नेताओं को नियंत्रण में रखने के लिए दी गई पिछली सलाह की बात भी याद दिलाई है। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक टी राजा ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि सनातन बोर्ड के लिए जो भी नौजवान योगदान देगा वो अमर है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो भी विधर्मियों का नाश करेगा वो अमर हो जाएगा। इस दौरान टी राजा ने सनातन बोर्ड के अलावा लव जिहाद, रोड जिहाद और थूक जिहाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का भी वातावरण है उसे देखकर साधु संत जो कि शास्त्रों का पाठ करते थे वो भी आज कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ। विवादित बयान देते हुए टी राजा ने आगे कहा कि आने वाला समय युद्ध का समय है और युद्ध बातों से नहीं हाथों से लड़ा जाता है। हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा। अगर हमें सपोर्ट करोगे तो आतंकवादियों की गर्दन भी काट सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसका काम तमाम करना हमें आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीकों की क्षमता है। मैं टीम DRDO इंडिया, हमारे सशस्त्र बलों और उद्योग को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।